हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में रूल 87 के बारे में बात की हमने। आज हम रूल 88 और रूल 91 के बारे में बात करेंगे। रूल 88 के बारे में पहले बात करते हैं। रूल 88 कहता है सेल बाय एनी मेथड अदर देन पब्लिक ऑक्शन और पब्लिक टेंडर सेल बी ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज मे बी सेटल बिटवीन द सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड द प्रपोज परचेजर इन रिटिंग। इसमें जनरल कहता है कि पब्लिक ऑक्शन के अलावा अगर पब्लिक ऑक्शन और पब्लिक टेंडर के अलावा अगर कोई और किसी तरीके से बैंक सेल करता है, जैसे कि प्राइवेट रेटी के द्वारा, तो ये रिटिंग में बिटवीन सिक्योर्ड क्रेडिटर और प्रपोज परचेजर के रेटिंग में होगा। जनरली हम लोग आज की डेट में ई ऑक्शन के थ्रू ही प्रॉपर्टी सेल की जाती है। तो एक जनरल एक रूल है जो इसके बारे में हमने थोड़ा सा बात की। तो नेक्स्ट रूल हम बात करेंगे रूल 91। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ये कहता है, इसकी लैंग्वेज इस तरीके से है, सरफेसी रूल 91 डिक्टेट्स दैट नो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर द सिक्योरिटी इंटरेस्ट enforcement rules can occur before 30 days from the date of publication or notice of sale service to the sale service to the borrower। ये कहता है कि 30 दिन से पहले, जैसे सेल नोटिस हमने चिपकाया, उसका पब्लिकेशन किया और उसको बाई पोस्ट बोरोवर को भेजा, तो सेल 30 डेज का डिफरेंस होना चाहिए जब हम ऑक्शन में लगाएं। कई बार ऐसा होता है कि ये 30 डेज़ का गैप अगर हमने नहीं रखा और हमारी सेल ऑक्शन सक्सेसफुल भी हो गई, तो इसी अगर 30 डेज़ का नहीं है तो कोर्ट DRT में जब अपील में बोरोवर जाता है तो इस बेस पे सेल सेट असाइड हो जाती है। इवन मैंने देखा है कि एक केस में बैंक से ये गलती हो गई कि महीना 30 दिन का है या 31 दिन का है, उस कैलकुलेशन में गलती हो गई और सिर्फ एक दिन के फ़र्क की वजह से प्रॉपर्टी की जो सेल थी वो DRT ने सेट असाइड की और बैंक को सारा पैसा ऑक्शन परचेजर को फिर इंटरेस्ट देना पड़ा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है और कोशिश ये करें जब हम सेल नोटिस लगाएं तो 2-4 दिन का गैप मार्जिन लेके चलें। 30 की जगह हम 35 दिन 40 दिन में भी अगर सेल करेंगे तो क्लियर कट मार्जिन होना चाहिए। उसका सेल नोटिस चिपकाया जाए, उसका पब्लिकेशन हो, बोरोवर को डिलीवरी हो सके और डिलीवरी रिसीट हो जाए, उसके बाद हम क्लियर कट 30 डेज़ बाद ही हम सेल नोटिस कराएं, जिससे फर्दर कोई फ्यूचर में जब DRT में अपील जाती है तो कोई एडवर्स कंडीशन ना बने, कोई अकवर्ड सिचुएशन ना बने। रूल 91 का विशेष ध्यान रखना है जब हमें 30 डेज़ का क्लियर कट गैप होना चाहिए सेल नोटिस लगाने से लेकर सेल अफेक्ट करने के बीच में, जब हम ई ऑक्शन में जा रहे हैं, तो इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा रूल है 92। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसकी लैंग्वेज इस तरीके से, सेल शैल बी कन्फर्म इन फेवर ऑफ द परचेजर हु हैज़ ऑफर्ड द हाइएस्ट सेल प्राइस इन हिज बिड और टेंडर or quotation or offer to the authority and shall be subject to confirmation by the secured creditor, provided that no sale under this rule shall be confirmed if the amount offered by the sale price is less than the reserve price specified in sub rule 85 of rule 8। ये कहता है कि सेल जो है, ई ऑक्शन लगाया, ई ऑक्शन में जो हाईएस्ट बिडर है उसको ही सेल ऑथराइज ऑफिसर जो सेक्रेटरी क्रेडिटर है वो सेल कंफर्म करेगा। तो दूसरी चीज़ इसमें ये भी है कि जो बिड प्राइस रूल 85 में जो हमने रिजर्व प्राइस फेस किया हुआ है उससे ऊपर की ही सेल कंफर्म की जाएगी। ये नहीं है कि वो रिजर्व प्राइस से नीचे की सेल बैंक एक्सेप्ट कर लेगा। मिनिमम रिजर्व प्राइस से ऊपर की ही सेल कंफर्म की जा सकती है। इसमें एक चीज़ और बात ध्यान की, जैसे मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी की 10 लाख की रिजर्व प्राइस सेल किया गया और बिड अमाउंट जो इंक्रीज बिड अमाउंट है वो 50,000 रुपये करा गया, तो एटलीस्ट एक हाइयर अमाउंट यानी 10 लाख से 10.5 लाख में ही प्रॉपर्टी हम सेल करेंगे। ये नहीं कि 10 लाख की ही बिड आई और बोरोवर ने ऑक्शन परचेजर ने कोई भी इंक्रीज नहीं किया, तो इस केस में बिना बोरोवर की कंसेंट के हम सेल कंफर्म नहीं कर सकते। तो जनरली हम लोग जो सेल है
जो रिजर्व प्राइस है उससे कुछ हायर अमाउंट पर ही सेल कंफर्म की जाएगी। तो रूल 9(2) बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। जो हाईएस्ट बिडर आएगा और जो जिस लेवल तक जाएगा वहाँ पर हम सेल को कंफर्म करेंगे। और ये आज की डेट में सारा इलेक्ट्रॉनिकली होता है, ई ऑक्शन साइट पे होता है। तो जो हाईएस्ट बिडर होता है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको सक्सेसफुल डिक्लेयर कर देता है। इससे फर्दर ये कहता है प्रोवाइडर फर्दर दैट इफ द ऑथराइज्ड ऑफिसर fails to obtain a price higher than the reserve price, he may with the consent of the borrower and the secured creditor affect the sale of the। जो मैंने अभी लास्ट बात करी कि जो बिड प्राइस है उससे अगर हायर नहीं कोई बिड आ रही है, कोई भी ऑक्शन परचेजर उससे ज़्यादा की बिड नहीं डाल रहा है, तो ऐसे केस में हम ये बैंक उसको कंफर्म कर सकता है, लेकिन उसमें कंसेंट बोरोवर का कंसेंट होना ज़रूरी है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि बोरोवर अगर इस तरीके अगर सपोर्ट कर रहा हो तो वो पहले ही पैसे ना जमा कर दे, तो वो कंसेंट मिलता नहीं है। तो जनरली उससे ऊपर की ही सेल को कंफर्म किया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल 9(n) के बारे में है जो हाईएस्ट बिडर का होगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रूल है 9(2) हो गया, रूल 9(1) हो गया, रूल 9(2) हो गया, रूल 9(3). ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसकी लैंग्वेज इस तरीके से है, ऑन एवरी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द परचेजर सेल इमीडिएटली आई ऑन द सेम डे और नॉट लेटर देन द नेक्स्ट डे ऑन द केस एज द केस में बी पे डिपॉजिट ऑफ 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ द सेल प्राइस विच इज इंक्लूसिव ऑफ द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिटेड if any to the authorized officer conducting the sale, and in default of such deposit the property shall be sold again। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे जनरली ऑक्शन से पहले 10% EMD जमा करना होता है। मान लीजिए 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो 10% तो वो उसको तभी जमा करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए तो तभी जमा करना पड़ेगा, तभी वो पार्टिसिपेट कर पाता है। नेक्स्ट 24 जैसे ही सेल वो हाईएस्ट बिडर बनता है तो नेक्स्ट 24 डेज नेक्स्ट 24 आवर्स में उसको 15% और जमा करता है। मतलब कि विद इन 24 आवर्स सेल ऑक्शन होने के 25% ऑक्शन परचेजर को जमा करना होता है। अगर वो नहीं जमा करता है तो फिर प्रॉपर्टी फिर से सेल की जाएगी और ये जो पैसा है ये फोरफिट कर लिया जाएगा। तो रूल 9(3) कहता है कि 25% 24 आवर्स के अंदर ही उसको जमा कर देना है। तो फ्रेंड्स ये हमने जो रूल डिस्क्लोज़ किए, जो आज डिस्कस किए, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल हैं और इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर आप मुझसे पूछें। मैं एज ए बैंकर आप लोगों को जो भी प्रैक्टिकल आस्पेक्ट हैं जो उन पर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। मैंने एज ए ऑथराइज्ड ऑफिसर काम किया हुआ है तो मैं आपकी क्वेरीज़ का अच्छे से जवाब दूंगा। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बैंकिंग से रिलेटेड आपको किसी भी और टॉपिक पर अगर कोई वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में वो डिस्क्लोज़ करें तो मैं उस पर भी कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो बनाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स।